प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी कैसे क्या है। नॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर्टी पता नहीं लग पाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब तक आपको दिखाई ना पड़े, जब तक आप उसको फील ना करें, तब तक वो प्रॉपर्टी आपको पता नहीं लग पाए। तो नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट का या इवन इंसान का भी ले लीजिए, तो प्रॉपर्टी तभी पता चलता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड पड़ता है, यानी बाह्य कारक, बाह्य बल उसके ऊपर पड़ रहा है, तभी पता चलता है कि उसका प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल लिया था पेपर का, तो जब तक हम लोग लोड नहीं डालते हैं ऊपर, वो भी एक्सटर्नल, तो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का रेस्पॉन्ड है एक्सटर्नल लोड के प्रति। क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, तभी प्रॉपर्टी पता चलता है। ऐसे मिर्चा पड़ा हुआ है, कोई जानता नहीं है, तो क्या पता है कि ये तीखा होता है। जब आप इसको मुंह में लेंगे, चबाएंगे, तब आपको तीखापन लगेगा। ये तीखापन कैसे आपको लगा? कभी कभी जब आपका स्वाद चला जाता है या जीवा नहीं जान पा रहा है, तो आपको तीखापन भी नहीं लगता है। तो एक्चुअली तीखापन मिर्चा में है, लेकिन आपने जाना कैसे? जब आपने रेस्पॉन्ड किया उसको। तो रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। Responding to the external factor या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बोले तो लोड, एक्सटर्नल लोड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या जिसको हम लोग मटेरियल भी कह सकते। अब प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली उसके बेस को लेके, जैसे अगर फिजिक्स से जुड़ा हुआ है वो प्रॉपर्टी, उसकी शेप एंड साइज के कारण ही प्रॉपर्टी है। जैसे गोलाकार चीज लुढ़कता है, तो लुढ़क इसलिए रहा है कि गोलाकार है, तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर वो उसके केमिस्ट्री के कारण हो रहा है तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी। अगर वो मैकेनिकल के कारण, यानी फोर्स एंड लोड लगने के कारण केवल हो रहा है, तो उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो उसका बेस के कारण, किसके कारण वो प्रॉपर्टी आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं। उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है। कोई बहुत गुस्साल है, गुस्सा फिजिक के कारण नहीं है, साइकोलॉजी के कारण, मन की स्थिति के कारण। तो इसलिए जो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी होता है वो उनके बेस को लेके। अब हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी ही आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इनको अगर हम देखें या फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिसिटी। क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर लोड, फोर्स, इसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मोशन, मैकेनिक, डायनामिक, इसी के ऊपर काम करते हैं। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है?
जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड लगाइए, एक्सटर्नल लोड, तो उसमें डिफॉर्मेशन होने की संभावनाएं होता है। अब अगर वो डिफॉर्म किया और आपने लोड को हटा दिया, तो अगर वो अपने पूर्व अवस्था में वापस जा रहा है, उसका फिजिक पूर्व अवस्था में चला जा रहा है, जो उसकी डायमेंशन था उसी डायमेंशन में चला जा रहा है, आपने रबर को खींचा, छोड़ दिया तो अपनी पूर्व अवस्था में चला गया, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। यानी ये मटेरियल की वो क्षमता है जिसके कारण वो लोड हटाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में वापस चला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी टू रिगेन। रिगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, एक बार तो था वो, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल डायमेंशन, ये डायमेंशन यहां पर शेप एंड साइज। इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी अपनी पूर्व अवस्था में जाने की क्षमता। और ये हमारी इंजीनियरिंग में बहुत जरूरत होती है। अब अगर आप इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को देखें तो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये ज्यादा इलास्टिक है, कैसे पता चलेगा कि ये इससे ज्यादा इलास्टिसिटी है या इलास्टिक है? तो ये जानने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट लेते हैं। तो जिसका इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक माना। लेकिन इलास्टिसिटी अगर आप देखें तो बल के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरह की बल है, उसी के हिसाब से उसके कांस्टेंट की अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यंग्स मॉडल, अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडल, यानी इसके कारण जो इलास्टिक कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं। और इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या क्या कह रहा है कि जितना बल आप लगाएंगे उसके अनुपात से डिफॉर्मेशन होगा। जो डिफॉर्मेशन होता है, ओरिजिनल डायमेंशन कितना है और कितना वो डिफॉर्म किया, इनकी जो रेशियो होता है उसी को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन यानी कितना डिफॉर्मेशन कितना डायमेंशन में हो रहा है। और स्ट्रेस किसको कहते हैं? लोड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना बाय बल लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है इलास्टिसिटी के अंदर। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर टेंसाइल लोड लगा रहे तो यंग्स मॉडुलस अब इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम दबा रहे हैं तो उसको बल्क मॉडुलस। अगर हम शियर फोर्स लगा रहे हैं यानी पैरेलल फोर्स नॉट अलाइंड तो उसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। तो ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो उसको शियर फोर्स, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो इस तरह की अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट हमारे होते हैं। जिसका इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा है उसी को हम लोग ज्यादा इलास्टिक कहते हैं, या वो इलास्टिसिटी दूसरे के मुकाबले में कंपैरिजन में ज्यादा है। कई बार इंटरव्यू में अचानक आप गए हो इंटरव्यू रूम में, अभी आप नॉर्मल नहीं हो, अचानक पूछ लेते हैं कि स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है। मोटे तौर पे जो लोग भी थोड़े बहुत पढ़ लिख के जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि स्टील है। अदरवाइज क्योंकि रबर दिखाई पड़ता है कि खींचने के बाद छोड़ देने में वापस जा रहा है, स्टील का तो देखने को नहीं मिलता है कि खींचे वो बढ़ा हुआ है फिर छोड़ दिए वो वापस गया, तो मुंह से निकल जाता है रबर गलत है। सही आंसर स्टील है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड थोड़ा सा और
गहराई से जानने के लिए कि आप ऐसे तुक्का तो नहीं मार रहे हैं या रटे तो नहीं है। कहता भाई कैसे, ये देखिए मेरे सामने एक रबर रिंग है, उसको खींच के दिखा देता, ये देखिए हमने खींचा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जितने लोड में आपने इसको खींचा है और इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, उतने लोड में तो स्टील में कोई डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं पड़ेगा। अंदर अगर माइक्रो लेवल पे हो भी रहा होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जितनी लोड में उसमें डिफॉर्मेशन होगा, उतनी बल अगर आप रबर में लगा दीजिए तो रबर की तो अस्तित्व नहीं रहेगा, वेपराइज हो जाएगा। डिफॉर्मेशन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ स्टील इज मोर देन द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ रबर, इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो ये है। अब हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मटेरियल के ऊपर लोड लगा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो, तो उसमें इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर लोड लगते समय उसमें डिफॉर्मेशन हो भी रहा तो लोड हटते, जैसे मान लीजिए रेल पटरी, उसके ऊपर ट्रेन गुजर रहे हैं तो उसमें हो रहा है डिफॉर्मेशन, अगर तो ट्रेन गुजर जाए तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाना चाहिए। इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे साइंस हाई स्कूल में, तो उसमें पूछा जाता है कि पटरियों के बीच में क्यों गैप रखते हैं। अब तो खैर इतना ज्यादा इलास्टिक कांस्टेंट के मटेरियल बन रहेंगे, उसमें गैप देने की उतनी जरूरत नहीं है, दिया भी जा रहा है तो बहुत कम और दूसरे कारण से। तो ये गैप इसलिए दिया जाता था कि अगर वो डिफॉर्म हो भी रहा है तो एक लंबे समय में इतनी डिफॉर्मेशन हो कि वो जुट जाए। नहीं तो अगर डिफॉर्म हो गया और वो फैल गया, वापस नहीं आया, तो कुछ समय के बाद वो टकरा जाएंगे, फिर बैंड हो जाएंगे। तो इलास्टिसिटी हमें इंजीनियरिंग में वहां जरूरत है जहां लोड लगे, लोड के कारण उसमें डिफॉर्मेशन हो भी तो लोड हटने से वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उस जगह में चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपने लोड लगाया, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, लोड को हटाने के बाद भी वो डिफॉर्मेशन बरकरार है, यानी डिफॉर्मेशन को बरकरार रखने की जो क्षमता है मटेरियल में, उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। यानी इसको अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये लिखेंगे एबिलिटी, क्षमता टू रिटेन, बरकरार रखना, रिटेन मतलब बरकरार रखना, टू रिटेन इट्स डिफॉर्मेशन even after the even after the removal of external load। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। जबकि जो इलास्टिसिटी में टेम्परेरी है, जब तक लोड है वो डिफॉर्मेशन है, लोड हटते ही वो, तो ये क्षमता है, एबिलिटी टू रिटेन इट्स डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। हमें मैन्युफैक्चरिंग में खास करके, और खास करके जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, जो मैकेनिकल के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, पाउडर मेटलर्जी, आपकी कास्टिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, ये कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फॉर्मिंग प्रोसेस में हमको प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी चाहिए।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत, अगर मान लीजिए कि हम किसी एक रॉड का डाया का साइज हम घटाना चाहते हैं, तो रोलिंग एक प्रोसेस होता है। तो हमने यहाँ पर रोलर के बीच में हमने डाल दिया, तो ये हमारा बन गया। तो ये डाया था पहले, अब ये डाया बन गया। तो ये डाया की रिड्यूस। अब मान लीजिए रोलर के बीच में आप डालिए इसको, और ये बाहर आते ही अपना पुराना जो साइज है वो ले ले। यानी यहां ये इस डाया का यहां जब अंदर गया तो तब गया, बाहर आते ही फिर फैल गया। तो जिंदगी में कभी आप एक रॉड की भी डाया का रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मिंग प्रोसेस में हम परमानेंट शेप चाहते हैं प्रोसेस के बाद, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी की भी जरूरत है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की भी जरूरत है। और ये जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो जिसमें हम लोग चाहते हैं, वो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन पहले होता है। इसको ध्यान रखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू नहीं होता है शुरुआत में, पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लोड आप बढ़ाए हो तो फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा। ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को लेके एक बहुत बढ़िया कर्व है, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले, मैकेनिक्स वाले ये लोग समझाते हैं। हम लोग भी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस कर्व को। उसको कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। एक प्योर प्लास्टिसिटी मटेरियल की हम सोच रहे हैं, तो इसका जो एक्स एक्सिस होता है इसमें हम लोग स्ट्रेन को लेते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसमें हम स्ट्रेस को लेते हैं। कई बार इंटरव्यू में ये इंटरव्यू बोर्ड थोड़ा मजा लेने के लिए या आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो मैथमेटिक्स का कॉन्वेंशन है, उसकी मान्यता है कि एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। दो वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर प्रभाव डालता है और एक दूसरे की प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो यहां हम स्ट्रेन ले लिए एक्स एक्सिस में, स्ट्रेस ले लिए वाई एक्सिस में, तो कहते हैं क्या स्ट्रेस डिपेंडेंट है स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन का मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, जितना डायमेंशन है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है या घटोतरी हुआ है, यानी कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, उन दोनों का जो रेशियो है, यानी लीनियर अगर आप ले रहे हो तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, यानी ओरिजिनल लेंथ ये था और इतनी बढ़ोतरी हुआ है, तो इनकी रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हम लोग कहते हैं लोड पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेस का एक्चुअल डेफिनेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल लोड। लोड लगने से किसी भी चीज में कोई भी एक्सटर्नल लोड लगे तो वो विरोध करता है। अब वो जो विरोध है, कितना हो रहा है विरोध उसका, बोलचाल के भाषा में हम कह देते हैं स्ट्रेस इज अप्लाइड, जबकि लोड इज अप्लाइड। लेकिन स्ट्रेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले स्ट्रेस अप्लाई करते रहते हैं। तो यहां पर स्ट्रेस एक्चुअली वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन जब वो जैसे ही आप लोड लगाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। पहले तो नहीं था, लोड लगा नहीं था, लगते ही बढ़ता है और बढ़ के वो लोड के बराबर होता है। और मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कितना ये बढ़ सकता है, उसके बाद ये बढ़ नहीं पाता है, और एक्सटर्नल लोड अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो फ्रैक्चर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, बस्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस है। लेकिन अब आप सोचिए, इंटरनल रेजिस्टेंस तब तक नहीं पैदा होगा जब तक उसमें किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा।
हाथी जा रहा है, आपने पुल मार दिया तो हाथी को पता ही नहीं लगा, तो क्या उसका इंटरनल रजिस्ट्रेशन। अगर उसको पता लगे, कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, उसको पता चले, तो वो पलटेगा। जब तक परिवर्तन अंदर नहीं हो रहा है तब तक कोई विरोध उसका नहीं होता है। एक मजे की बात आप लोग को जानना चाहिए, इस समय स्ट्रेस काफी ज्यादा है, हर आदमी स्ट्रेस है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बल्कि अनपढ़ कम स्ट्रेस में है, पढ़े लिखे तो ज्यादा स्ट्रेस में। ये स्ट्रेस कब आता है? जब आपके अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव आता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं आपको गुस्सा क्यों आया भाई? उन्होंने मुझे ये बोल दिया। क्या उन्होंने ये बोल दिया इसलिए आपको गुस्सा आया? नहीं, सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया उसमें आपके अंदर परिवर्तन हुआ। कैसे मुझे बोल सकता है, मैं इस खानदान का हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये जो आपके अंदर उसके रिएक्शन आ रहा है, उसके कारण आपको गुस्सा आया। अगर वो रिएक्शन ना आए, वहीं दबा दीजिए। हम लोग उसको कहते हैं वो ना गाली देता तो मुझे नहीं गुस्सा आता। नहीं साहब, वो गाली भी दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अगर मेरे अंदर वो गाली अपने जीभ से दे रहा है, अपना चरित्र दिखा रहा है, अपनी संस्कार दिखा रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आप गुस्सा मत करो ना। आप अपने अंदर उसको कहो कि नहीं, रिएक्ट मत करो। बल्कि सच्चाई तो ये कि कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके प्रति दया करिए, क्योंकि गुस्सा करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। काफी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगा तब गुस्सा निकलेगा। तो आपको तो दया आना चाहिए कि देखो कितना बेवकूफ है, अपनी सबसे कीमती चीज की बर्बाद कर रहा है गुस्सा करके। तो स्ट्रेस तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसमें स्ट्रेन नहीं हो रहा है, और स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस आएगा। इसीलिए स्ट्रेन को हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं और स्ट्रेस को हम लोग वाई एक्सिस। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर स्ट्रेन तो अब मटेरियल वाले या ये लोग निकालें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये जब मटेरियल सब बना तभी मटेरियल साइंटिस्ट निकाले। अब इसमें इस तर्क वितर्क में हमको जाना नहीं है, लेकिन चाहे कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर लेंगे तो स्ट्रेस आपको वाई एक्सिस में और स्ट्रेन आपको एक्स एक्सिस। अब क्या होता है, शुरू में ये एक स्ट्रेट लाइन होके बढ़ता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका स्लोप अगर आप देखें tan थीटा तो हर जगह में बराबर आएगा स्लोप। दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहां तक होता है? जल्दीबाजी में हम लोग जवाब दे देते हैं इलास्टिक लिमिट तक। नहीं, सही है ये यहां तक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये लिख देता हूं। ज्यादातर मटेरियल का प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग, लेकिन हुक्स लॉ जो है, जो ये डिफाइन करता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो प्रोपोर्शनल लिमिट था। उसके बाद अगर आप मैं लेता हूं थोड़ा सा ये कर्व हो जाता और ये बी इज द इलास्टिक, फिर थोड़ा स्ट्रेट होता है सी, फिर यहां से ये नीचे होता है। हर मटेरियल में ये नहीं होता है, ये मैं प्योर प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूं। नीचे होता है और नीचे होने के बाद फिर ये यहां से ऊपर होता है, फिर यहां जाके ये टूट जाता है। यानी ये ए बी सी डी में ले लूं, इसको ई ले लूं, इसको एफ ले। ये जो ए बी सी डी, ए प्रोपोर्शनल, और अलग दिखाने के लिए मैंने कहा बी इलास्टिक लिया।
C upper yield point, D lower yield, और F फ्रैक्चर पॉइंट, F फ्रैक्चर पॉइंट। ए प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, फिर बी थोड़ा सा कर्व होता है, यानी अब प्रोपोर्शनल नहीं रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन बढ़ता है, सॉरी लोड बढ़ता है तो स्ट्रेन बढ़ता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है, लेकिन अनुपातिक नहीं होते हैं। सी अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? जहां पर कोई परिवर्तन होता है, यानी जो नेचर चल रहा है वो बदल जाए। आप धीरे से चल रहे थे, अचानक हंसने लगे, तो यील्डिंग की है। यहां पर क्या हो रहा था कि ऊपर की तरफ कर्व जा रहा था, अचानक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। लेकिन नीचे जाके फिर ऊपर हो रहा है, इसलिए ऊपर वाले को कहे अपर यील्ड पॉइंट, नीचे वाले को। हर मटेरियल में ये होता है, जरूरी नहीं है, या हर मटेरियल में केवल दो ही पॉइंट होता है, एक अपर यील्ड और लोअर, नहीं, ऐसा भी नहीं। अपर लोअर, अपर लोअर, मल्टी यील्ड पॉइंट भी बहुत सारे मटेरियल में होता है। अब ये नीचे जा रहा था, मतलब क्या है कि हमने लोड को नहीं बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। आप कोई कांच को लेके कैंडल के ऊपर रख के खींचिए, कुछ देर के बाद आप मत खींचिए, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। यानी एक तरह से ये लग रहा था कि ये लोड बिना बढ़ाए ये डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, और ये लग ऐसे रहा था कि ये जैसे ऐसे जाके कहीं टूट जाएगा। लेकिन अचानक इसमें कहीं से जैसे कोई स्ट्रेंथ आ गया, ताकत आ गया, और ये अब फैलना तो बंद कर दिया, स्लो कर दिया। फिर आपको लोड लगाना पड़ा, और पहले से ज्यादा लोड लगाना पड़ा, तब जाके ये ऊपर गया। और यहां ई के बाद ये बहुत तेजी से फैला और टूट गया। इस ई को कहते हैं, यहां मैं लिखा नहीं हूं, चलिए ई को यहां, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कुछ लोग कहते हैं अल्टीमेट, यानी इतना ही लोड मैक्सिमम ये ले सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगा। अब इस स्थिति में होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया, अगर आप यूटीएम मशीन में इसको ड्रॉ किए हो, उसमें एक रहता है प्लॉटर, तो उसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट को करिए, खींचता है एनविल, टेंसाइल लोड लगाते हैं और एक जगह प्लॉट करता रहता है, ये यहां से फिर नीचे कर्व को प्लॉट करता है और फिर टूट जाता है। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों बोलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं हम लोग यूटीएम मशीन में, तो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो पहले हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते थे, आईएसआई, अब उसका नाम बदल गया, आईएसआई नाम ही खतरनाक हो गया, इसलिए शायद बदल दिए। तो वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं सैंपल का, और पूरे इंडिया में इसी स्पेसिफिकेशन का ही सैंपल बना के आप टेंसाइल टेस्ट कर सकते। यूटीएम मशीन में उसी स्पेसिफिकेशन का हर जगह में, चाहे आप प्रयागराज में कर रहे हो, बनारस में, लखनऊ में, रांची में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कहीं भी कर रहे हो, उसी पे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ मोटा लेके टेस्ट कर ले, सेप साइज अलग ले लें, रांची वाले अलग ले लें, सूरत वाले अलग ले लें, तो पता चला एक ही मटेरियल का जो डाटा होगी वो अलग अलग होगी। तो हम लोग जब स्ट्रेस को निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल सेक्शन होता है, जो इसका स्पेसिमेन होता है, एग्जैक्टली मुझे डाटा तो नहीं याद है, वो इस तरह की बनता है स्पेसिफिकेशन, इस स्पेसिफिकेशन, और बाकायदा इस सैंपल बनाते हैं। कई यूटीएम मशीन में किए हो तो कई सैंपल बनाते हैं। ये जो बीच का क्रॉस सेक्शन है,
लोड को हमेशा इससे डिवाइड करते हैं और हम स्ट्रेस को करते हैं, लोड डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन। लेकिन जब आप इसको खींचता है, मशीन जब खींचता है और ये जब अल्टीमेट में पहुंच जाता है, तो उस समय ये इलोंगेशन होके इसका जो वो पोजीशन है, ये काफी पतला हो जाए, काफी पतला। ये क्रॉस सेक्शन जब लोड लगता है तो अल्टीमेट पहुंचते पहुंचते ये क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो जाता है। इसको नेकिंग कहते हैं, नेकिंग, नेक फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे शरीर में देखिए तो नेक सबसे पतला माना जाता है। अब पैर की तरफ मत जाइए, नहीं तो यहां तक अगर आप देखें तो ये नेक पतला, तो यहां नेकिंग होता है। अब अगर इस क्रॉस सेक्शन को ले लें आप और लोड से इसको डिवाइड करें, तो जो कर्व हम आपको ऐसे बनाए थे, यहां में बना दे, ऐसे बनाए थे, ये एक्चुअली ऐसे ना हो के ऐसे हो, ऐसे। ये अगर उस समय ये वाला क्रॉस सेक्शन लेके आप स्ट्रेस को निकालते तो ये जो नीचे जा रहा है ये ऐसे भागता या ऐसे भागता, एक्चुअली पता नहीं चलता कि किधर भाग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं जाता, क्रॉस सेक्शन इतना कम हो जाता कि उस समय आपकी जो स्ट्रेस है वो काफी ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल उससे निकालते हैं। इसलिए उस समय जब अल्टीमेट में पहुंच जाता है और डिफॉर्मेशन तेजी से होने लगता है तो हम लोग वहीं पर और वो टूट जाता है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देखें तो अगर आप आंख गड़ा के भी रहिए, कब टूट गया पता नहीं चल पाता है। जितना भी आप सावधानी बरत के, जितना भी आप ध्यान दे के देखें, नहीं पता चलता, क्योंकि उस समय बड़ी तेजी से ये नेक बनता है और फिर ये टूट जाता है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आप बना रहे हो, और जो ये मैंने ड्रॉ किया इसको कहते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ट्रू का मतलब हर पल पे उसका कितना क्रॉस सेक्शन है, अगर उसको निकाला जाए और फिर प्लॉट किया जाए तो ये आएगा, वहां तक तो सेम आएगा, उसके आगे वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ये कर्व जो हमारा बना है, मैं यहां फिर से ड्रॉ करके आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। तो ये बी तक हमने कहा था इलास्टिक लिमिट, फिर थोड़ा सा अपर यील्ड पॉइंट हो गया, यहां तक हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और यहां से आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहां तक इलास्टिक और यहां से प्लास्टिक। एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां लग रहा था कि जल्दी टूट जाएगा, लेकिन अचानक उसकी स्ट्रेंथ आ जाता है, जैसे हार्डनेस आ गया। और यह हार्डनेस आया क्यों? लोड के कारण, स्ट्रेन के कारण। इसलिए इसको कभी कभी हम लोग वर्क हार्डनिंग, यानी वर्क करने के कारण, लोड कर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, वर्क हार्ड, या इसको स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, स्ट्रेन हार्ड।
स्ट्रेन हार्ट, स्ट्रेन हार्ट, ये कहते हैं स्ट्रेन हार्ट। ये हार्डनिंग किसके कारण? लोड लगाने के कारण। पहलवानों का ये मुक्का, बॉक्सर का ये मुक्का, किसानों का हाथ, रिक्शा पुलर। आप अगर मेहनत कर रहे हो आपके हाथ कड़ा हो जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो, लोड वाला काम नहीं करते हो, तो आपके हाथ मुलायम नहीं होता है। ये वर्क हार्डनिंग है, लोड के कारण है। आर्मी का जितने ट्रेनिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स का, वैसे पुलिस वालों का भी होना चाहिए। रिगरस ट्रेनिंग होता है ताकि उनके अंदर वो हार्डनेस पैदा हो, हार्डनिंग हो उनका। एंड वो हार्डनिंग केवल लोड लगने के कारण। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि जानबूझ के आप थोड़ा सा अपनी जो सहज वाला जोन है, कंफर्ट जोन कहते हैं, जिनमें आप हैं, महसूस करते हैं कि हम आराम है, वहां से बाहर आइए। थोड़ा पैदल चलिए, 1 किलोमीटर है पैदल चलिए, 2-4 किलोमीटर है साइकिल चलाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास गाड़ी है तो क्यों साइकिल चलाएंगे, ये कभी नहीं मैं बोलूंगा कि आपके पास गाड़ी ना हो। नहीं, गाड़ी हो फिर भी आप पैदल चल रहे हैं, उससे आपकी वर्क हार्डनिंग होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए उसको कभी आप जमीन में उतारिए नहीं, मखमल के गद्दे में बैठाए रखिए और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर दिए रहिए, थोड़ा सा वो कभी बाहर आएगा तो झेल नहीं पाए। इसलिए प्रकृति कह रहा है वर्क हार्डनिंग होगा तभी। और जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे वो सब वर्क हार्डनिंग करते हैं। बोलचाल के भाषा में कह रहे मेहनत करोगे तो तुम्हारे अंदर की ताकत पहचान पाओगे। थोड़ा सा मतलब मजे में तो मैं कभी कभी कहता हूं कि जिंदगी में हम लोग भूख को नहीं देखे। मौत आ गई लेकिन भूख नहीं देखे। अगर हम खाते पीते घर के हैं तो भूख को देखे नहीं, तो भूख को देखना चाहिए। खुद ही वॉलेंटरली थोड़ा व्रत रखो और महसूस करो भूख होता क्या है। घड़ी देख के अब 12 बज गया, खाना खा लेना चाहिए। अब 8 बज गया, 9 बज गया रात की, लंच ले लेना चाहिए। क्यों भाई, भूख लगे तो लो ना। डिस्कम्फोर्ट जोन में आइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब परिस्थितियां होगी तब आप डिस्कम्फोर्ट में जा रहे हो तो वो तो मजबूरी में जा रहे हो। मैं मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मजबूती की बात कर रहा हूं। आप कंफर्ट रह सकते हो लेकिन आप डिस्कम्फोर्ट में जा रहे हो। अपने घर की सफाई करिए, अपने कपड़ों की धुलाई करिए। और मजा तो तब आएगा जब पड़ोस का भी कर दीजिए थोड़ा, तो तब आपका क्या होगी, वर्क हार्डनिंग। और ये जो है प्लास्टिक और इलास्टिक के अंदर, इसको हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। कुछ मटेरियल में ये बहुत कम होता है, कुछ मटेरियल में ये थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ मटेरियल में एकदम इलास्टिक और प्लास्टिक एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है, लेकिन ये कर्व हमने इसलिए लिया ताकि हर चीज को आपको समझा सके। तो ये प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है डक्टिलिटी। कई बार हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टिलिटी क्या है? जो डेफिनेशन हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर तार के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाए तो वो डक्टाइल मटेरियल है, और उसकी वो प्रॉपर्टी ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, तार के फॉर्म में। लेकिन एक्चुअल अगर डेफिनेशन देखो, आप अगर सोचो तार के फॉर्म में मतलब क्या है, आप कोई रॉड था, उसको आपने खींचा ऐसे और वो उसका वो टाया घट गया और धीरे 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 ये तार के फॉर्म में आ गया। ऐसे ऐसे ही तो है।
अब इसको थोड़ा समझो, आपने कौन सा लोड लगा रहे हैं? टेंसाइल लोड। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, वो किस दिशा में हो रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर इलोंगेशन एक ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है तो उसी को कहते हैं डक्टिलिटी। So what is ductility property? It is the ability of the material to elongate largely, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा होगा तो नहीं कहेंगे, largely along the direction of the एक्सटर्नल लोड। ये जो क्षमता है इसी को डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, द एबिलिटी टू बी elongated in square form, इसको बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। यानी तार के फॉर्म में ला सके, और तार के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, अप्लाइड फोर्स, आपकी डिफॉर्मेशन हो। एंड दिस इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। जो तार बनाते हैं वो परमानेंट रहे। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ए प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो ए परमानेंट डिफॉर्मेशन along the direction of the load। और ये डिफॉर्मेशन एक मजेदार है, ऐसा नहीं थोड़ा सा है, हाँ देखो घट गया है बढ़ गया है, नहीं, देखो घट गया बढ़ गया नहीं, बाकायदा दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये लंबा हो गया, बढ़ गया इस डायरेक्शन। उसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अब अगर, और ये एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही हो रहा है। फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं जिसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। ये जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, ये क्या होता है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी? अगर आप डेफिनेशन याद करिए कि सीट के फॉर्म में, चद्दर के फॉर्म में, यानी सीट के फॉर्म में अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं ये मेलिएबल है। तार के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो डक्टाइल है। तो ये जो सीट के फॉर्म में, तो कैसे सीट के फॉर्म में आएगा? मान लीजिए कोई एक एनविल के ऊपर आप रख दीजिए मटेरियल को, और यहां आपने मटेरियल को रखा और इसको ऊपर से आप हैमरिंग किए। अब हैमरिंग कर रहे हैं तो लोड किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये फैल किधर रहा है? इस डायरेक्शन में। यानी ऐसे लोड लग रहा है और ऐसे फैल रहा है। लोड की डायरेक्शन ये है, फैलने की डायरेक्शन ये है। अगर ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका इलोंगेशन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। यानी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलोंगेट होने की क्षमता को मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एबिलिटी टू डिफॉर्म, यहां पर मैं इलोंगेट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये इलोंगेशन बोलते नहीं है। इलोंगेशन का मतलब लंबाई में बढ़ना। एबिलिटी टू डिफॉर्म इन द perpendicular direction of the applied load। Ability to deform
इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड। अब अगर आप फोर्स को देखें, इट इज ए कॉम्प्रेसिव। जब बेलन में हम रोटी को करते हैं तो इस डायरेक्शन में हम करते हैं, इसे उसमें थोड़ा शियर फोर्स भी देते हैं। और लेकिन ऐसे अगर दबा के रोटी को बना रहे हैं, बहुत लोग हाथ से बनाते हैं पीट पीट के, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, रोटी इस डायरेक्शन में बनना। तो एबिलिटी टू डिफॉर्म इन द force is compressive. Here the force is tensile. Here the force is compressive. Here the elongation or deformation is along the direction of the applied load. Here the deformation is in the perpendicular direction of the applied load. Otherwise हम कहते हैं, for example, the ability to form or to give, बल्कि फॉर्म में, एबिलिटी टू गिव सीट फॉर्म, चद्दर जितने बनाते हैं रोलिंग में। आप अगर रोलिंग को देखो, रोलिंग रोलर ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो वो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इट इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, दैट इज नोन एज दी सीट फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी। ये भी मैलिएबिलिटी भी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। डक्टिलिटी भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दोनों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? नेचर ऑफ द फोर्स का अंतर है, डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन में अंतर है, इन दोनों में। ये कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस क्या है? अगर आप किसी दीवार पे किला ठोक रहे हैं, किला नहीं जा रहे हैं, तो कहते हैं बड़ा हार्ड है। किसी को काट रहे हैं, कटिंग नहीं हो रहा है, बड़ा हार्ड है। किसी को खुरच रहे हैं, खुरच नहीं पा रहे हैं, हार्ड है। फाइलिंग फिटिंग शॉप में आप किए हो, अगर कोई हार्ड मटेरियल मिल गया हो तो रगड़ते पसीना छूट जाए। तो हार्डनेस क्या है कि जो मटेरियल की सरफेस है उनमें किसी प्रकार की आप छेड़खानी करना अगर चाह रहे हो और वो विरोध कर रहा है और भयंकर विरोध कर रहा है, तो उसी को कहते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो इट इज ए सरफेस प्रॉपर्टी। तो किसी भी प्रकार की नेलिंग कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, किसी भी प्रकार की उसकी सरफेस को अगर आप कोई छेड़खानी कर रहे हो, कोई परिवर्तन लाना चाहते हो, उसमें कोई चीज को अंदर डालना चाहते हो, पेनिट्रेट करना चाहते हो, उसको अगर वो विरोध करे तो उसी को कहते हैं हार्डनेस। तो इट इज द एबिलिटी to resist any type of surface penetrating nailing, filing, स्क्रैचिंग, कोई भी आप नेलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा, जितने भी सरफेस के ऊपर आप हरकत करते हैं उनका अगर ये विरोध कर रहा है तो इसी को कहते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। और इट इज ए सरफेस प्रॉपर्टी, क्योंकि सरफेस ही सबसे ज्यादा विरोध करता है। एक्सटर्नल लोड आएगा तो सबसे पहले उससे ऑब्जेक्ट या मटेरियल का क्या टकराएगा? सरफेस टकराएगा। तो वो अगर विरोध कर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। फिर आता है इसी से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी, वो कहते हैं ब्रिटलनेस।
ब्रिटलनेस। ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होता है? नॉर्मली पूछा जाए तो लोग कहते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुकड़े टुकड़े हो जाना? डायमंड हार्ड है, डायमंड ब्रिटल भी है, ये नेचर का है। जो जितना हार्ड है वो उतना ब्रिटल है। हार्डनेस ज्यादा है तो ब्रिटलनेस भी ज्यादा है। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि हार्ड बनने की प्रयास मत करो, टफ बनने की बनो। आगे टफनेस हम समझेंगे, फिर हम बताएंगे क्यों हम कह रहे हैं कि हार्ड मत बनाओ, टफ बनो। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हार्डनेस प्रॉपर्टी के साथ रहता है। जितना ही हार्ड है, डायमंड हार्ड है तो वो ब्रिटल भी है। लेकिन आप कहेंगे और एल्युमिनियम डॉक्टाइल है, निकेल डॉक्टाइल है, गोल्ड डॉक्टाइल है। तो अगर आप कहो कि डायमंड से उसको कंपेयर करो, डायमंड टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। डायमंड जितने लोड में टुकड़े टुकड़े होगा उतना लोड लगा दो तो एल्युमिनियम का पता नहीं लगेगा। एल्युमिनियम इतना होगा कि वेपराइज हो जाए। तो ब्रिटलनेस का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? कैसे कहोगे दिस मटेरियल इज ब्रिटल? देखिए, मैंने आपसे कहा कि लोड लगाते ही उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वैसे उससे पहले एक डिफॉर्मेशन होता है, वो क्रीप के समय बताऊंगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर वो टूटेगा। लेकिन अगर मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और वो टूट जा रहा है, फेल कर जा रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। यानी ब्रिटलनेस क्या है या ब्रिटल मटेरियल किसको कहते हैं? जिनमें या तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है फेल करने से पहले, फ्रैक्चर होने से पहले, या वो भी रहा तो नेग्लिजिबल हो रहा है। कंक्रीट को हम लोग ब्रिटल मानते हैं। कास्ट आयरन, जो नॉर्मल कास्ट आयरन हम लोग कहते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन, उसको ब्रिटल मानते हैं। तो उनमें थोड़ा बहुत होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बट नेग्लिजिबल। यानी इफ ए मटेरियल, अगर किसी पदार्थ में डज नॉट हैव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर हो भी रहा है तो बहुत कम, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल। और if a material does not have plastic deformation before fracture or failure, it is said to be brittle material. उसे बहुत लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे माने, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम लोग जो है ना, इंसान, हम जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, हमारा फायदा हो तो प्रॉपर्टी बोलते हैं, फायदा ना हो तो प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। तो ये हमें फायदा कब दे रहा है कि ब्रिटलनेस, अगर ये हम थोड़ी देर के लिए मान लें ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, का मटेरियल का चरित्र है। तो ये एक जगह में हमें फायदा देता है जब हम लोग पाउडर मेट्रोलॉजी, यानी मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। जैसे जहां पर गिट्टी का, अगर आप देखे होंगे गांव में सब बार बार लगा रहता है क्रशर, क्रशिंग करते हैं, तो क्रशिंग में क्या होता है, टुकड़े 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 टुकड़े। तो उसको अब लोग वहां पर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हमारे फायदे की है। जितना ज्यादा ब्रिटल होगा उतने आसानी से, ईंटों को अगर टुकड़े कर रहे हो, ईंटा अगर बहुत मतलब ब्रिटल होगा तो बढ़िया टुकड़े हो जाएगा। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी पाउडर मेट्रोलॉजी में हमें फायदा देता है। ज्यादातर इसको हम लोग फायदे की नहीं मानते, लेकिन ये ब्रिटलनेस कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल में होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, आप कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े और पीसेस में हो गया,
कटिंग में जो हो रहा है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, टुकड़े टुकड़े और कटिंग में क्या है, जब आप कटिंग करते हो, मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे आप चाह रहे हो कटिंग, तो एक डिफाइंड डायरेक्शन में अगर सेपरेशन हो रहा है, यानी तयशुदा डायमेंशन में वो अलग हो रहा है, तो उसको तो हम कटिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप बल लगा रहे हो और मटेरियल ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, यानी तयशुदा नहीं है, जिधर जा रहा है उधर टुकड़ा हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े होगा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन क्रशिंग, जो क्रशर होता है वो टुकड़े टुकड़े करता है, उनका कोई शेप साइज बराबर नहीं होता है। तयशुदा डायरेक्शन में सेपरेशन नहीं हो रहा है, तयशुदा में अगर सेपरेशन हो रहा है तो उसको कटिंग कहते हैं। कभी कभी कटिंग हम कर रहे हैं और पेपर बहुत अगर पुराना हो तो टुकड़े हो जाता है, यानी जिस दिशा में हम नहीं चाह रहे हैं वो अलग हो, उस दिशा में भी हो, तो दैट इज नोन एज दी टुकड़े टुकड़े। तो दिस इज द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस क्या होता है? टफनेस जब आप लोड लगा रहे हो किसी मटेरियल को, क्या होता है, अंदर से विरोध हो रहा है, बाह्य लोड लगने के कारण वो अंदर से विरोध करता है। जो लोड आपने लगाया उसका क्या मतलब है? लोड का मतलब एक एनर्जी आपने दिया, उसमें जो एनर्जी आपने दिया वो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, उसकी क्षमता के अनुसार एब्जॉर्ब करता है। ऐसा है ना कि एकदम नहीं करता है, करता है। अगर मटेरियल एकदम नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो क्या स्थिति होती है, ये अभी मेरे सोच में नहीं है। एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहा है, अब आप लोड लगा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, तो इसको स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी किसके कारण बन रहा है? लोड लगने के कारण उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, उसके कारण जो एनर्जी बन रहा है उसको एब्जॉर्ब कर। ये पूरा प्रकृति अगर लोग कहते हैं ये दिस इज ए गेम ऑफ मटेरियल, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। ज्यादातर जो आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देखोगे वो मैटर एंड एनर्जी पूरा खेल है। इंसान को क्यों कहते हैं कि सबसे बढ़िया भगवान की देन है, सबसे बढ़िया डिजाइन है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। दुनिया का सबसे बढ़िया चीज अगर कोई कृति, कोई सृष्टि भगवान ने बनाया तो इंसान, क्योंकि इंसान में मैटर और एनर्जी के अलावा चीजें हैं। ऑब्जेक्ट में नॉर्मली मैटर एंड एनर्जी है, और मैटर और एनर्जी में कोई लाइफ नहीं होता है। एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, सब बम लिए हुए बैठे हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है अभी, उसमें जान डालना पड़ेगा, लाइफ डालना पड़ेगा, तभी वो कुछ करेगा। मैटर में भी कुछ नहीं है, रसगुल्ला पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें लाइफ आप डालते हो। बड़े बड़े रसगुल्ला पड़ा रहे घर के अंदर, शादी ब्याह हो रहा था और अंदर की स्टोर में बहुत सारे 50 स्टोर रसगुल्ला रह गया। कुछ दिन के बाद आप उसको रसगुल्ला बोलोगे क्या कि रसगुल्ला है? नहीं बोलोगे, क्योंकि रसगुल्ला में तो जान आपको डालना था। इंसान ऐसा है जिनमें मैटर एनर्जी के अलावा लाइफ फोर्स है, यानी ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 5 भूतों से बना हुआ है हमारा शरीर। मैटर ये ऑब्जेक्ट है, वाटर ये भी ऑब्जेक्ट है, एयर ये भी ऑब्जेक्ट है, भले ही दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। फिर आता है एनर्जी। ये एनर्जी
लाइफ फोर्स, और उसके बाद आता है आकाश, स्पेस। तो जो हमारी इंसान है उसमें मैटर एनर्जी में लाइफ फोर्स डालने की, लाइफ डालने की ये है। इसलिए जो स्पिरिचुअल साइंस है वो लोग एटम, एटम से आयन, फिर आखिर में कहते हैं प्राणायाम, यानी लाइफ आयन, वो हमारे है। अलग बात है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको समझते नहीं है तो है, कोई चीज है आप समझते नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं। आप किसी के सामने एक सुपर कंप्यूटर रख दीजिए, आप उसको लाइफ देने की आप में क्षमता नहीं है तो वैसे ही ये डिब्बा की तरह पड़ा रहेगा। तो ये टफनेस जो है ये क्षमता है स्ट्रेन एनर्जी को, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, ये एनर्जी कहां से आया? स्ट्रेन आने के कारण, बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर और फेल्यूर। बिफोर फ्रैक्चर और फेल्यूर, यानी टफनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज स्ट्रेन एनर्जी। आप उसके ऊपर लोड डालिए लेकिन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि एकदम पी गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमारे देवादिदेव महादेव जहर को पी लिए, हलाल को पी लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो एनर्जी का एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके अंदर आना चाहिए। बाह्य परिस्थिति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और प्रकृति अगर हलचल कर रहा है तो बिल्कुल नहीं आप कंट्रोल कर सकते, लेकिन आपके अंदर क्षमता होना चाहिए जो बाह्य बल के कारण आपके अंदर एनर्जी डेवलप हो रहा है उसको अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो क्या होगा? एनर्जी डिसिपेट होगा, बिखरेगा और तो आपको बस्ट कर देगा। सेम परिस्थिति होता है लेकिन दो लोग अलग अलग तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बिखर गया, टूट गया पेरेंट्स, और एक टूटा नहीं, बिखरा नहीं, परिस्थितियां थी लेकिन वो फिर से खड़ा हुआ। उसके अंदर एब्जॉर्बिंग क्षमता होता है। मैं कई बार मानता हूं कि कलाम साहब जैसे शायद ही कोई दूसरा पैदा होगा। उन्होंने कितनी बार, कितनी, ये इतनी आसान नहीं था मिसाइल, इंडियन टेक्नोलॉजी से मिसाइल बनाना, ये बनाना नहीं था। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडिया में संभव है, लेकिन उन्होंने कई बार हारे होंगे भाई, कई बार फेल किए होंगे, कि हर बार एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उन्होंने बहुत कुछ दे के गए। आज भी उनकी दिया हुआ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर करके अपना क्षमता को दिखा रहे हैं दुनिया के साथ। तो टफ, इसलिए मैं क्या, हार्ड मत बनिए, क्योंकि हार्ड बनोगे तो एक लोड के बाद वो टूट जाओगे। हार्ड अगर है एक लोड तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पता न चला कि अगर वो लोड एक्सीड कर गया तो इस तरह की टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कि पुनः उसको इकट्ठा करना, पुनः उसको जगाना, पुनः उसको खड़ा करना संभव नहीं। टफ अगर आप हैं तो एनर्जी को अच्छा, टूटने से पहले, फेल होने से पहले बहुत ज्यादा लोड की जरूरत है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर ये सब कर रहे हो यार, मैं सब एब्जॉर्ब कर लेता, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। और नॉर्मली जितने सक्सेसफुल आदमी आप देखेंगे, जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं, वो सब बहुत ही टफ है। अब एक और प्रॉपर्टी आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टिफनेस प्रॉपर्टी।
ये स्टीफनेस क्या है? जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कभी कभी ऐसे खींचते हैं और टूटता नहीं, नमक है यार, बड़ा स्टीप है। यानी स्टीफनेस प्रॉपर्टी क्या है? टूटने से पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो। एनर्जी की बात नहीं है, डिफॉर्मेशन, उसमें विस्थापन ज्यादा हो फिर टूटे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीफनेस। एबिलिटी टू वियर, सहने की, लार्ज डिफॉर्मेशन, एबिलिटी टू वियर लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले बहुत ज्यादा फैले हो, तब जाके आप खींच रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा। बोलचाल के भाषा में शायद चिमटपन भी कहते हैं, लेकिन चिमटपन शायद तो हिंदी जिन्होंने बनाया वो शायद टप को बनाती, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल है ना, गूगल मास्टर भी कुछ कभी कभी। तो अगर उसमें लार्ज, यानी ये डिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है स्टिफनेस प्रॉपर्टी। टफनेस एनर्जी से जुड़ा हुआ है, दोनों का अंतर समझो। टफनेस हो सकता है बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, को बियर किया, को उन्होंने एब्जॉर्व किया। स्टिफनेस लोड हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तब जाके वो टूट रहा है, दैट इज नोन एज दी स्टिफनेस। ये सारी प्रॉपर्टी को जानने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हम यूज करें मटेरियल को, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम जानते हो तो उसका यूज कर सकते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टी आता है जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जैसे एक कहते हैं मैसिनेबिलिटी। मैसिनेबिलिटी, मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जब आप मैसिनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, मैसिनिंग मतलब कटिंग, आप केवल हैक्सॉ से कटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लेथ मशीन में कर रहे हैं, मिलिंग में कर रहे हैं, सेपर में कर रहे हैं, प्लेनर में कर रहे हैं, मैसिनिंग कर रहे हैं, तो कितना आसान है। और मैसिनिंग का क्या मतलब है? मैसिनिंग का मतलब है कुछ मटेरियल का कुछ अंश को आप स्क्रैप के रूप में, फाइल्स के रूप में आप निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, चिप्स के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आप टर्निंग कर रहे हैं टायर को कम करने के लिए, तो एक्सेस मटेरियल को आप रिमूव कर रहे हो, तो ये मैसिनिंग। यानी ये एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने की कितना आसान है, रिमूव कर रहा, कितनी आसानी से मटेरियल रिमूव हो रहा, उसी को कहते हैं मैसिनिटी, मैसिनेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू बी मैसिन इजीली, एबिलिटी टू बी मैसिन, इसको कहते हैं मैसिनेबिलिटी। इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक पैरामीटर लेते हैं जिसको कहते हैं एमआरआर। ये होता है मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट, जिसका एमआरआर ज्यादा है वो ज्यादा मैसिनेबिलिटी उसके अंदर है, ये माना जाए। जिसका मेटल रिमूवल रेट कम है, यानी एक लोड को फिक्स कर दो तो कितने समय में कितना मेटल रिमूव हो रहा है, जिसमें ज्यादा मेटल रिमूवल हो रहा है, पर मिनट लो, पर आवर लो, पर सेकंड लो, तो जिसमें ज्यादा रिमूव हो रहा है उसको कहेंगे ज्यादा मैसिनेबल है, तो दिस इज मैसिनेबिलिटी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मैसिनेबिलिटी। फिर आता है, और ज्यादातर जो हार्ड होते हैं उसकी मैसिनेबिलिटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो सरफेस में किसी प्रकार की छेड़खानी को विरोध करते हैं। लेकिन आप अगर देखें जो डॉक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है कि जो चिप्स बनता है, चिप्स तीन तरह के आप लोग जैसे जानते हैं,
कॉन्टिन्यूस चिप, डिसकॉन्टिन्यूस चिप, बिल्डअप एज चिप्स। तो जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें कॉन्टिन्यूस चिप, मतलब चिप्स निकल रहा है एकदम, जिसको कहते हैं हम लोग लंबा दूरी तक। ये हार्ड मटेरियल होगा तो चिप्स उतना नहीं निकलेगा, फिर चिप्स का कलर में भी परिवर्तन होता है। तो मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी, खास करके मैशिनिंग प्रोसेस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। अगर बहुत हार्ड मटेरियल है, इस ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लो, जितना सॉफ्ट होगा मैशिनेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी उसकी। फिर आता है एक हम लोग कहते हैं वेल्डेबिलिटी। वेल्डिंग करना कितनी आसान, एबिलिटी टू बी वेल्डेड। कुछ मटेरियल होता है जिनमें वेल्डिंग करना आसान होता है, कुछ मटेरियल होते हैं उनमें वेल्डिंग करना आसान नहीं है। डिफरेंट तरह की वेल्डिंग प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मोटे तौर पे आप देखें तो वेल्डिंग में कहीं ना कहीं हम थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे हम आर्क प्रोड्यूस करे हो या गैस वेल्डिंग हो या किसी और खास प्रकार की वेल्डिंग हो। तो या तो हम कुछ डाल के वेल्डिंग करते हैं या फिर उनको थोड़ा हीट करके लगभग मेल्टिंग के स्टेज में लाके सेमी सॉलिड करके उनको प्रेस कर देते हैं, जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां पर वेल्डेबिलिटी का मतलब है थर्मल एनर्जी। तो अब अगर आप थर्मल एनर्जी को डाल रहे हो, किसी में हीट डाल रहे हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। जितनी उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की या रिसीव करने की क्षमता ज्यादा होगी, उतनी वेल्डेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर रिसीव करने की क्षमता कम होगी, वेल्डेबिलिटी, आप हीट डाल रहे हो लेकिन वो नहीं ले रहा है हीट को, तो फिर वो वेल्डेबिलिटी उसकी कम होगी। ये वेल्डेबिलिटी वेल्डिंग के केस में जानना है। फिर हम लोग कहते हैं फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनको अगर क्लासिफाई करो तो फॉर्मिंग प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस, फिर कास्टिंग प्रोसेस, इस तरह होता है। अगर इनका आप मोटे तौर पे देखें, फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, शेप और साइज में परिवर्तन लाते हैं, कोई मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं। आप इस तरह की इस साइज का रॉड था, अब इसको आप इस साइज, सॉरी इस साइज में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, कोई मटेरियल रिमूव किया क्या? नहीं, केवल शेप, आप लोई लिया आटा की, उसको रोटी में बदल दिए। कोई मटेरियल रिमूव किया क्या? नहीं, लेकिन मटेरियल बनाएंगे तो मटेरियल रिमूव करते हैं। तो यहां पर फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, नो मटेरियल इज रिमूव। यानी मोटे तौर पे देखिए तो वॉल्यूम बिफोर द प्रोसेस इज वॉल्यूम आफ्टर द प्रोसेस। जबकि कटिंग में क्या होता है, एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड एज स्क्रैप, चिप्स, डस्ट, फाइल रिमूव करते हैं। यानी वॉल्यूम बिफोर द प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम आफ्टर द प्रोसेस। ज्यादातर वॉल्यूम बिफोर द प्रोसेस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम आफ्टर द प्रोसेस। कुछ मटेरियल वेल्डिंग जॉइनिंग में लीजिए तो वॉल्यूम बिफोर द प्रोसेस इज लेस देन द वॉल्यूम आफ्टर द प्रोसेस। दो रॉड को लेके आप जोड़ दिए तो दोनों रॉड प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद, क्योंकि कुछ वेल्डिंग का भी अगर फिलर रॉड वगैरह आ गया, कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, नहीं तो अभी दो अलग अलग थे, इनको अलग अलग वॉल्यूम निकाले थे। दैट इज वेल्डिंग प्रोसेस। तो फॉर्मेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू बी फॉर्म, एबिलिटी टू बी फॉर्म। अभी ये फॉर्मेबिलिटी कब आसान होगा, जब उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी तो फॉर्मिंग करना ज्यादा आसान है। नहीं तो क्या होगा कि पता चला कि आप रोलर के बीच में डाल रहे हैं, आप हैमरिंग कर रहे हैं। स्मिथी शॉप में हम लोग जॉब बनाते थे तो हैमरिंग करते थे। अब अगर वो फॉर्मेबिलिटी उसकी नहीं है
भले ही हम गर्म करते हैं लेकिन पिघला तो नहीं देते हैं ना। अगर हम पिघला दे तो बनाएंगे क्या? आपको कहा गया कि एक नेल बनाइए और आप भट्टी में डाल के घूमने चले गए बाहर चाय पीने, तो वो पिघल गया, अब किसकी नेल बनाओगे? तो अगर उसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है अच्छा तो उसकी फॉर्मेबिलिटी आसान होता है। फिर फॉर्मेलिटी के डिफरेंट फॉर्मिंग प्रोसेस, किसी में बैंड होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी में रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो इस तरह की फॉर्मेलिटी को भी अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन ये मुख्य है कि एबिलिटी टू बी फॉर्म, या आप लिख सकते हो एबिलिटी टू बी डिफॉर्म, टू बी फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी है, मैशिनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी। कुछ लोग कास्टेबिलिटी को भी कहते हैं, तो भी जान लो, इंटरव्यू में खास करके पूछा जाता है कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी क्या मतलब है? अगर आप कास्टिंग प्रोसेस को मोटे तौर पे देखिए तो क्या करते हैं, आप मेल्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, फिर ले आके किसी सांचा में डालते हैं। डिफरेंट तरह की कास्टिंग प्रोसेस होता है, चाहे आप डाई में डाल रहे हो, मोल्टन स्टेज में लेते हो फिर डालते हो। अब ये मोल्टन स्टेज में आना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए, और फिर मेल्ट होने के बाद जब आप डाई में डाल दो, जब आप मोल्ड में डाल दो, चाहे सैंड मोल्डिंग कर रहे हो, तो उसमें वो फिर सॉल्डिफाई होना चाहिए। कास्टिंग के लिए जहां लिक्विडिफिकेशन की जरूरत है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो फिर वो सॉलिडिफिकेशन की भी जरूरत है। पता चला लिक्विडिफिकेशन तो हो गया लेकिन सॉलिडिफाई किया तो हो ही नहीं रहा है। जैसे अभी भी कहीं पर वोल्केनो वगैरह जब फटता है तो एकदम लिक्विड फॉर्म में जो मेटल्स है वो निकलते हैं, इसलिए तो खतरा बन जाता है, फ्लो करते रहते हैं। इसलिए ज्यादातर कास्टिंग का जो पहले फ्लोर होता था, अभी भी है, वो सैंड का बनता है, ताकि मेटल अगर बाई चांस गिर जाए, मोल्टन स्टेज में है, वो फैले ना, फैल के आपके पैर के नीचे आ गया। एल्यूमिनियम का ही बात करो तो 720 डिग्री में मेल्ट हो रहा है, वो फैलते फैलते भी 600 डिग्री तक आया होगा, आपके पैर के नीचे 600 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री में या 50 डिग्री सेंटीग्रेड आजकल ट्राई कर रहे हैं। तो कास्टेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू बी कास्टेड, और इसके लिए जरूरी क्या है? एबिलिटी टू बी कास्टेड। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका लिक्विडिफिकेशन हो और फिर सॉलिडिफिकेशन हो। मोल्ड में आ गया, अब वो ठंडा हो जाए एक निर्धारित समय में, ऐसा नहीं पल भर में हो जाए, पल भर में नहीं होना होगा मेटल का, लेकिन एक निर्धारित समय में। ऐसा ना हो कि हमको वर्षों इंतजार करना पड़े मोल्ड से ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को निकालने के लिए, वो नहीं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टी।